वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। फोर्स एंड प्रेशर हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा कि प्रेशर ऑन सॉलिड, सॉलिड के ऊपर प्रेशर कैसे लगता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड का प्रेशर, गैस प्रेशर, ये हमने देख लिया। आज के ट्यूटोरियल में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बियॉन्ड फोर्स के बारे में देखने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरणीय दाब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलते हैं? वातावरणीय दाब। एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स, दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हवा होती है एयर, वो अर्थ के हर तरफ से होती है, अर्थ को सराउंड करती है, और दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और उसी लेयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो हवा होती है उसका एक आवरण होता है हमारे पृथ्वी के आजू बाजू। देखिए आप, पृथ्वी के आजू बाजू हवा का आवरण है, और इस आवरण को क्या बोलते हैं? वातावरण, एटमॉस्फेयर। एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स, दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर exists to about 16 किलोमीटर height. It further extends up to about 400 किलोमीटर in a very dilute form. क्या बोला गया है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो 16 किलोमीटर हाइट तक एग्जिस्ट करता है, मतलब 16 किलोमीटर हाइट तक वो होता है हमारा एटमॉस्फेयर। और उसके ऊपर भी वो विरल अवस्था में होता है। कहां तक होता है? 400 किलोमीटर तक, लगभग 400 किलोमीटर तक वो और एटमॉस्फेयर होता है ऊपर विरल अवस्था में। डाइल्यूट फॉर्म मतलब विरल अवस्था। द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हवा की वजह से, एयर की वजह से प्रेशर तैयार होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वातावरणीय दाब। तो ये डेफिनेशन बोल सकते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। क्या है? द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा की वजह से जो दाब तैयार होता है उसे वातावरणीय दाब बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको इमेजिन करने के लिए बोला गया है। क्या? इमेजिन दैट अ वेरी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट कंटेन्स एयर। इसका मतलब क्या है कि हमें कल्पना करनी की एक हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब पोकल दंडगोल, सिलेंडर मतलब दंडगोल, हॉलो मतलब पोकल, तो एक पोकल दंडगोल है हॉलो सिलेंडर, जो कि हमारी अर्थ की सरफेस पे, हमारा जो पृथ्वी का पृष्ठ भाग है उसके ऊपर है। और उसके अंदर क्या है? एयर है। देख रहे होंगे आप डॉट डॉट, ब्लू कलर की जो डॉट दिख रही है आपको, वो क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स। और उसका जो एरिया है वो क्या है? यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है वो एकक क्षेत्रफल है। यूनिट एरिया मतलब एकक क्षेत्रफल। तो अभी क्या बोला गया है हमको? वेट ऑफ दिस एयर इज द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। उस एयर का जो वेट है वो क्या है? फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि उस हवा का जो वजन है वही फोर्स है, और उसकी डायरेक्शन अर्थ की सेंटर की तरफ है। अभी अर्थ की सेंटर की तरफ क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल वो हमारी अर्थ की सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे वेट है अर्थ एयर का, वो भी अर्थ की सेंटर की तरफ होगा, और वही फोर्स होगा यहाँ पे। दिस मीन्स दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द रेशियो ऑफ दिस वेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है वो क्या होगा? उस वेट का और वो जो एरिया है सरफेस का, उन दोनों का रेशियो होगा। यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे फोर्स क्या है? वेट, एयर का जो वेट है वही फोर्स है। तो प्रेशर हमें मिल गया, फोर्स अपॉन एरिया। द एयर प्रेशर एट द सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो सी लेवल पे हमारा एयर का प्रेशर होता है वो क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल यानी समुद्र सपाटी, समुद्र सपाटी पे जो हमारा हवा का दाब होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एक वातावरणीय दाब उसे बोलते हैं मराठी में। तो समझ में आ गया आपको कि हमको याद रखना है सी लेवल पे कितना होता है प्रेशर, वैल्यू क्या होती है प्रेशर की सी लेवल पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। और दूसरी बात आपको बोलना चाहूंगा मैं कि जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो 101 इंटू 10⁻³ पास्कल होता है। हमको पता है प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। तो एटमॉस्फेयर को और पास्कल को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम? संबंध क्या है एटमॉस्फेयर और पास्कल का? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल, और वही 1 बार के बराबर है, इज इक्वल टू 1 बार। हमने देखा था एटमॉस्फेरिक साइंस में प्रेशर बार में मेजर करते, तो 1 बार इज इक्वल टू क्या आएगा? 10⁻³ मिली बार, 10⁻³ मिली बार, m बार मतलब मिली बार, और 1 मिली बार यानी कि हेक्टोपास्कल। लगभग 1 मिली बार और हेक्टोपास्कल बराबर है, और हेक्टोपास्कल मतलब 10⁻² पास्कल। तो आपको ये याद रखने के लिए आपको लिख के लेना होगा। आप लिख के लो तब आपको अच्छे से याद आ जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल, और उसी की वैल्यू 1 बार के बराबर है। और 1 बार को ही हम 10⁻³ मिली बार लिख सकते हैं, और 1 मिली बार को हम
हेक्टोपास्कल लिख सकते हैं। और हेक्टोपास्कल क्या है? 10⁻², यानी 10 स्क्वायर पास्कल है। तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जो उसका यूनिट है वो क्या है? मिलीबार और हेक्टोपास्कल। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलीबार में या फिर हेक्टोपास्कल में मेजर करते हैं। और दूसरी बात, हमारा जो एयर का प्रेशर होता है वो हाइट के साथ कम होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, हम अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हाइट हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो एयर का प्रेशर होगा वो कम कम होता जाएगा। द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट फ्रॉम सी लेवल। देखिए, अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे कम कम होता जाता है। अगर आपको ग्राफ देखना है तो देखिए, इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हाइट है। देखिए, अब 2000 मीटर हाइट पे प्रेशर ज्यादा है, फिर 6000 मीटर पे थोड़ा कम हो गया और कम हो गया, 10,000 मीटर पे, 10,000 मीटर पे और कम हो गया। तो ये क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट का ग्राफ। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर इज इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स। और किसी भी पॉइंट पे, एयर में जो कोई भी पॉइंट ले लो आप, वहां पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का वो इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स, मतलब हर दिशा से वो जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा। हाउ इज दिस प्रेशर क्रिएटेड? अब वो प्रेशर कैसे तैयार हुआ? एयर प्रेशर जो है वो कैसे तैयार होता है, चलिए देखते हैं उसका आंसर। If air exists in a closed container, the air molecules in random motion continuously hit the walls of the container. अगर हवा किसी कंटेनर में बंद है, क्लोज्ड कंटेनर में है, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में कंटिन्यूसली हिट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर को। जो कंटेनर की वॉल होती है उसके ऊपर वो जो हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्वैर घूमते रहते इधर उधर, तो वो हिट करते, यानी कि धड़क देते उस वॉल पे। और उसी इंटरेक्शन की वजह से, in this interaction a force is exerted on the wall of the container, उसी इंटरेक्शन की वजह से उस वॉल पे फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स लगता है। अगर आप किसी वॉल पे धड़क दोगे जाके तो उसके फोर्स लगेगा कि नहीं? उसी तरीके से वो एयर मॉलिक्यूल हिट करते हैं कंटेनर की वॉल को, तब उसके ऊपर फोर्स लगता है। प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस फोर्स, और उसी फोर्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर के लिए फोर्स चाहिए, हमको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। तो फोर्स होगा तो प्रेशर भी होगा, अगर किसी एरिया पे वो फोर्स एक्ट कर रहा है तो। और वॉल ऑफ द कंटेनर पे अगर फोर्स लग रहा है यानी कि वहां पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है। अभी आप मुझे बात बताइए कि वी कॉन्स्टेंटली बियर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड। अभी हम भी हवा में है तो हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अभी हमने देखा था वो हॉलो सिलेंडर, उसमें एयर मॉलिक्यूल्स थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। तो हमारे ऊपर भी तो एयर है, हवा है, एटमॉस्फेयर है, तो उसका प्रेशर हमारे ऊपर भी लग रहा है। हाउएवर द कैविटीज इन आवर बॉडी आर आल्सो फिल्ड विद एयर एंड आर्टरीज। लेकिन हमारी जो बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स है, आर्टरीज मतलब नसा, जो हम बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, हमारे जो शरीर में नस है, नसा, उनके अंदर क्या है? कैविटीज मतलब पोकड़ी है, और ब्लड है, रक्त भी है, और उसका भी प्रेशर होता है, और उसका प्रेशर बैलेंस करता है उस हवा के प्रेशर को। अभी आप मुझे बताइए, कोई अगर वाटर की बॉटल है, रिकामी बॉटल, उसके ऊपर अगर आप प्रेशर लगाओगी तो क्या हो जाएगी? क्रश हो जाएगी। क्रश हो जाएगी मतलब दब जाएगी अगर आप उसको दबाओगे तो। और उसी तरीके से हमारे शरीर के ऊपर भी तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, तो हम भी दब जानी चाहिए, हमारा भी बॉडी क्रश होना चाहिए एकदम। हमारे ऊपर भी तो प्रेशर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त है, किसमें अंदर? वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, और कुछ पोकड़ी भी है, कुछ कैविटीज भी है, तो उसका भी प्रेशर होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर का प्रेशर और जो बाहर हवा का प्रेशर है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अंदर से भी प्रेशर है, बाहर से भी प्रेशर है, तो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और उसी की वजह से हम क्या होते? क्रश नहीं होते, हमारी बॉडी दब नहीं जाती। मतलब हम क्रश को क्या बोल सकते हैं हम मराठी में? चिरडने। हम क्रश नहीं होते। अभी दूसरी बात, अब सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। अभी अगर कोई टेबल है, उस टेबल के ऊपर भी तो लग रहा है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब टेबल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो टेबल टूट जाना चाहिए। कोसल मतलब क्या बोलते हैं हम उसको? द टेबल शुड क्रम्बल डाउन। वो जो टेबल है वो टूट जाना चाहिए, लेकिन वो टूटता है क्या टेबल? नहीं, क्योंकि उस टेबल के नीचे भी तो हवा है, तो वो हवा ऊपर की तरफ लगा रही है प्रेशर। तो उस टेबल के ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, उस टेबल के नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, तो दोनों तरफ से प्रेशर लगने के कारण वो जो टेबल है वो टूटता नहीं। वो टेबल डजंट क्रम्बल डाउन, वो क्रम्बल नहीं होता। क्रम्बल का मतलब मराठी में कोसळणे, वो टेबल टूटता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम ब्यूएंट फोर्स। ब्यूएंट फोर्स मतलब
प्लावक बल, उसको क्या बोलते हैं? प्लावक बल, मराठी में प्लावक बल बोलते हैं उसको। अभी ब्यूएंट फोर्स मतलब कोई ज्यादा ये नहीं है। ब्यूएंट फोर्स मतलब क्या होता है? सीधा जो फोर्स हमें तरंगने में मदद करता है पानी के अंदर, जो हमें तैरता रखता है, वो फोर्स मतलब ब्यूएंट फोर्स। चलिए देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। हमको पता है कि जो प्लास्टिक की एम्प्टी बॉटल होती है, रिकामी, वो पानी के ऊपर तैरती है। ऑन द कॉन्ट्ररी द बॉटल फुल ऑफ वाटर फ्लोट्स इनसाइड द वाटर बट डज नॉट गो टू द बॉटम। लेकिन अगर उस बॉटल में हमने पानी भरा हुआ है और फिर हमने वो पानी से भरी हुई बॉटल अगर किसी पानी में डाल दी, तो वो क्या होती है? डूब जाती है। लेकिन पूरी डूबती है क्या? नहीं। वो बॉटम पे जाती है क्या? तल पे जाती है क्या वो कंटेनर के? नहीं, वो बीच में रहती है। किस तरीके से? देखिए आप, इस तरीके से। अभी देखिए आप, जो रिकामी बॉटल है एम्प्टी, वो तैर रही है, और जो पानी से भरी हुई बॉटल है वो बीच में कहीं पे, वो पूरी बॉटम पे भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है। और आपको बॉल दिख रहा होगा, रबर बॉल या प्लास्टिक बॉल, जो अंदर से मतलब वैकेंट है उसका, मतलब वो पोकळ है, अंदर से पोकली है उसकी, वो भी तैर रहा है। लेकिन अगर बॉटल के अंदर पानी भरूंगा मैं, तो वो डूब रही है, लेकिन पूरी नहीं डूब रही, पूरी बॉटम पे जा रही है क्या? नहीं। अगर हम पत्थर डालेंगे तो पानी में पूरा बॉटम पे जाएगा। अब ये बॉटल बॉटम पे जा रही है क्या? पूरी की पूरी नहीं जा रही। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए देखते हैं। द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड। अब जो हमारी बॉटल थी, उसका जो वेट है, वजन, वो उस पानी के कंपैरिजन में कुछ है क्या? उसका वेट नहीं, निग्लिजिबल है, नगण्य है। जो पानी मैंने उस बॉटल के अंदर भरा है, उसका वेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उस बॉटल से। Such a bottle with water neither floats on the surface nor does it go to the bottom। वैसे पानी से भरी हुई बॉटल ना ही तैरती है पानी के ऊपर, ना ही पूरी तरीके से डूब जाती है, मतलब पूरी तरीके से बॉटम पे भी नहीं जाती, जो तल होता है उस पे नहीं जाती। क्यों? This means the force due to gravity acting downwards must have been balanced by an opposing force in the upward direction on the bottle filled with water। इसका मतलब क्या है? अभी कोई भी चीज क्यों डूबती है पानी में? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ। अभी इस जो पानी की बोतल है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर भी नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो एफजी लिखा हुआ है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे लग रहा होगा। लेकिन वो बैलेंस हो रहा है, किससे बैलेंस हो रहा है? अपवर्ड फोर्स एफबी। यहाँ पे देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एफबी, वो उसको बैलेंस कर रहा है। क्यों बैलेंस कर रहा है अभी वो देखेंगे हम। लेकिन वो उस फोर्स की वजह से वो पानी में नहीं डूबती पूरी तरीके से, मतलब बॉटम पे नहीं जाती। ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे से ऊपर भी फोर्स लग रहा है एफबी, और उसी की वजह से वो पूरी तरीके से बॉटम पे नहीं जाती। दिस अपवर्ड फोर्स मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग द बॉटल। अब हमको तो पता चल गया कि जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्यों लग रहा है? वो तो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमारी अर्थ की वजह से लग रहा है। लेकिन उसके ऊपर क्यों फोर्स लग रहा है? ऊपर की तरफ जो एफबी फोर्स है ऊपर की तरफ, वो क्यों लग रहा है? अपवर्ड फोर्स मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग द बॉटल। तो इसका मतलब वो जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से आया होगा? उस बॉटल के जो आजू बाजू में पानी है, उस पानी की वजह से आया होगा। ये तो सिंपल सी बात हमको पता चल गई। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड बुओयंट फोर्स। और उसी को जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उस बॉटल के ऊपर, किसकी वजह से? पानी की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? बुओयंट फोर्स या बी। बुओयंट फोर्स मतलब प्लावक बल, मराठी में प्लावक बल। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड बुओयंट फोर्स। अभी हमने तो देखा था कि लिक्विड और गैस दोनों को मिला के फ्लूइड बोलते हैं। तो किसी भी फ्लूइड में जो अपवर्ड फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे बुओयंट फोर्स बोलते हैं। बुओयंट फोर्स यानी कि प्लावक बल। तो ये सिंपल सी बात हमको पता चल गई। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, ये क्या है? एक बोट दिख रही है आपको और एक नेल दिख रहा है, खीला। अभी हमको पता है कि जो आयरन का नेल होता है वो पानी में डूबता है, लेकिन बहुत बड़ी जो शिप होती है, जो मेटल से बनी हुई होती है, स्टील से बनी हुई होती है, हमको पता है समंदर में बहुत सारी जहाजें होती है, वो डूबती है क्या पानी में? नहीं। लेकिन जो छोटा सा आयरन का नेल होता है, अगर वो पानी में डालेंगे तो वो डूब जाता है, और इतनी बड़ी शिप है वो नहीं डूबती। ऐसा क्यों? चलिए हम आगे देखेंगे। और एक दूसरी बात हमको बताना चाहूंगा मैं। अभी आप जब पानी निकालते हो विहीर से, विहीर मतलब वेल से आप पानी निकालते हो, बहुत लोगों ने निकाला भी होगा कभी। तो पानी निकालते समय वेल से, जब तक वो जो बकेट होता है वो पानी के अंदर होता है, तब तक हमें मतलब कुछ तकलीफ नहीं होती उसे उठाने के लिए, क्योंकि
हमको लगता है कि उसका कुछ वेट है ही नहीं, हमें लगता है वो वेटलेस है, उसका कुछ वेट हमको पता ही नहीं चलता, हमको बहुत हल्का जाता है। लेकिन जैसे वो पानी से बाहर आता है वैसे फिर हमको जड़ लगता है। क्यों? क्योंकि उसका हमको लगता है कि उसका कुछ वेट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो बकेट पानी के अंदर है, उस बकेट में भी पानी है, लेकिन वो पानी के अंदर है तो पानी उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्यूएंट फोर्स लगा रहा है। हमने अभी देखा ब्यूएंट फोर्स मतलब प्लावक बल, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो जो वेट होगा उस बकेट का और उस बकेट के अंदर जो पानी है उसका वेट उस ब्यूएंट फोर्स की वजह से बैलेंस हो रहा है। यानी कि ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे के अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होंगे तो वो बैलेंस फोर्स होता है, हमने देखा था। जो नेट फोर्स होता है तब जीरो होता है, तब हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हम आसानी से वो बकेट को उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो पानी के बाहर आएगा तब उस बकेट के अंदर पानी है तो उसका वेट होगा नीचे की तरफ, लेकिन जो हवा का ब्यूएंट फोर्स होता है वो बहुत कम होता है पानी से। क्यों? क्योंकि हवा की डेंसिटी कम होती है पानी से, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। और हमको एक बात याद रखनी है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका ब्यूएंट फोर्स ज्यादा, उसका जो फोर्स होगा ब्यूएंट वो ज्यादा होगा। और हवा की डेंसिटी कम होती है, घनता, डेंसिटी मतलब घनता कम होती है, तो उसकी वजह से वो जो ब्यूएंट फोर्स है हवा का वो कम होता है और हमको फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स को झेलना पड़ता है। मतलब जो वेट होगा उस बकेट का और उस पानी का हमको उठाना पड़ेगा, तो हमको फिर वो जड़ जाता है उठाने के लिए। और दूसरी बात, और एक बात बताना चाहूंगा आपको। अभी कोई भी एक पीस लीजिए एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम मतलब आपको पता है एल्यूमिनियम, उसका कोई भी पतरा लीजिए पीस, उसको पानी के अंदर डालिए, वो क्या होगा? डूब जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बोट का शेप दोगे, जहाज का शेप दोगे, शिप का शेप दोगे, तो क्या होगा? तैरने लगेगा। क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वॉल्यूम की वजह से। जो डेंसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वॉल्यूम पे। हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी कम करनी है हमको तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अब वो जो एल्यूमिनियम की शीट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से, इसलिए वो डूब जाता है पानी में। लेकिन अगर मुझे उसकी डेंसिटी कम करनी है पानी से तो मुझे उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं उसको शेप दूंगा शिप का, जहाज का शेप दूंगा, तो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी कम होगी पानी से, तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो ये सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर। अभी समंदर के पानी में तैरने में आसानी जाती है फ्रेश वाटर से। फ्रेश वाटर मतलब हमारा जो नॉर्मल तालाब का, नदी का पानी होता है, उससे हमें आसानी जाती है समंदर में तैरने में। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन सी वाटर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होती है समंदर के पानी की, सी वाटर की, वो ज्यादा होती है हमारे नॉर्मल फ्रेश वाटर से। क्यों? क्योंकि समंदर के पानी में क्या होता है? सॉल्ट होता है, डिजॉल्व्ड, नमक होता है। हमें पता है समंदर का पानी खारा होता है, खारट, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है। और उस सॉल्ट की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। और उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण हमें उसमें तैरने में आसानी जाती है। सिंपल सी बात है। और नॉर्मल वाटर में तो सॉल्ट नहीं होता, तो उसकी डेंसिटी सी वाटर से कम होती है, तो हमें उसमें थोड़ी तैरने में मुश्किल जा सकती है। इन सॉल्टी वाटर द बुओयंट फोर्स एक्सीड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। और सॉल्टी वाटर में उस डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वाटर की बुओयंट फोर्स जो होता है, प्लावक बल, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है। तो इसलिए हम आसानी से तैर पाते हैं। किसमें? सॉल्टी वाटर में। बुओयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। अभी हम देखना है कि जो प्लावक बल होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है, आकारमान, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आकारमान होता है वॉल्यूम, उसके ऊपर। द बुओयंट फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर। अगर जो ऑब्जेक्ट डूब रहा है उसका अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो बुओयंट फोर्स उसके ऊपर जो लगेगा वो भी ज्यादा होगा। अभी हमने देखा अगर हम एल्यूमिनियम का शीट पानी में डालेंगे, थीन शीट, तो वो डूबेगा। लेकिन अगर उसको मैं शेप दूंगा किसका? जहाज का, शिप का शेप दूंगा, तो वो तैरेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण उसके ऊपर जो बुओयंट फोर्स लग रहा है वो भी बढ़ रहा है। और बुओयंट फोर्स किसको अपोज करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो बुओयंट फोर्स अगर ज्यादा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ऑब्जेक्ट तैर जाएगा। तो इसीलिए वो जो शेप बनाया था हमने एल्यूमिनियम शीट का, जिसको हमने जहाज बनाया था, वो तैर रहा था। तो समझ में आ गया? वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर द फोर्स ऑफ बुओयंसी। अब जिस लिक्विड के अंदर हम चीज डुबा रहे हैं, अभी मैं जो एल्यूमिनियम शीट थी वो किसमें अंदर डुबा रहा था? पानी के अंदर। तो मुझे डेंसिटी किसकी कंसीडर करनी है? उस लिक्विड की जिसके अंदर मैं डुबा रहा हूं, पानी की। मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर द फोर्स ऑफ बुओयंसी। जितनी पानी की डेंसिटी ज्यादा, उस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा, उतना ही बुओयंसी का जो फोर्स है, प्लावक बल जो है, वो ज्यादा लगेगा। और प्लावक बल ज्यादा लगेगा तो तैरने में आसानी होगी। जो भी चीज हम डुबा रहे हैं उसको तैरने में आसानी होगी। तो इसीलिए
जो नेल होता है हमारा आयरन नेल, हमने देखा वो डूब जाता है क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन बड़े बड़े जो शिप होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो तैरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए वो तैर पाते। तो बुओयंट फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डू यू नो बोला गया है हमारी बुक में। हमको डिसाइड करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने पानी में डाला तो वो पानी में तैरेगा, या फिर वो अंदर डूबेगा, या फिर वो पूरी तरीके से मतलब बॉटम पे चला जाएगा। अभी कैसे डिसाइड करेंगे? तो चलिए नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए। द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बुओयंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैर सकता है। कब? जब उसका जो वेट होगा वो बुओयंट फोर्स से कम होगा, यानी कि बुओयंट फोर्स अगर ज्यादा होगा तो वेट से वो ऑब्जेक्ट आसानी से तैर सकता है, फ्लोट हो सकता है। दूसरी बात क्या बोली गई है? द ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ द बुओयंट फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट। और जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है लिक्विड के अंदर वो पूरी तरीके से डूब जाएगा। कब? जब उसका जो वेट है वो ज्यादा होगा बुओयंट फोर्स से। अगर वेट ज्यादा होगा तो नीचे डूब जाएगा, बुओयंट फोर्स कम है तो वो नीचे डूब जाएगा। और तीसरी बात, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड इफ द बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। तो हमें क्या बोला गया कि अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट और बुओयंट फोर्स इक्वल है तो वो ना पूरी तरीके से डूबेगा नीचे, ना तैरेगा, वो बीच में रहेगा। जैसे हमने वो देखा था, पानी की बोतल भरी हुई जो थी वो अंदर थी, बीच में थी, क्योंकि उसमें बुओयंट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, सॉरी बुओयंट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था और उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा था, और वो दोनों इक्वल थे, इसलिए वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। तो वही बोला है, अगर बुओयंट फोर्स और वेट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी कि वो इक्वल होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अंदर तैरेगा, ऊपर नहीं तैरेगा, वो पानी के अंदर तैरेगा। अभी बोला गया नीचे क्वेश्चन, विच फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड इन अबो केसेस। कौन से फोर्सेस अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड फोर्स हमने देखा था, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हमको पहले हम देख चुके हैं क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए, अब जो 1 नंबर का पॉइंट और 2 नंबर का पॉइंट बताया गया है उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक ज्यादा तो एक कम है। पहले में क्या है? बुओयंट फोर्स ज्यादा है वेट से, दूसरे में वेट ज्यादा है बुओयंट फोर्स से। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है उसमें दोनों इक्वल है, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स है, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। बुओयंट फोर्स ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है दोनों के दोनों फोर्स, तो वो क्या होगा? बैलेंस्ड। पहला और दूसरा अनबैलेंस्ड है। तो हमें क्या बोला गया कि कौन से केसेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस दिखाते, तो पहली केस और दूसरी केस हमें अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताती है। तो चलिए, अब हमारा हो गया बुओयंट फोर्स के बारे में भी। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने जा रहे हैं। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।